नंबर ऑफ शेल पे। तो सॉरी ये नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ENC के डायरेक्टली, क्योंकि बढ़ रहा है ना, ENC तो पीरियड में बढ़ता है, बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल के इन्वर्सली, तो ये चलता है, जनरल ये ट्रेंड है। बट यहाँ पर कुछ केसेस में आप ये देखोगे कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। कुछ क्या मिलते हैं? एक्सेप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शंस, सम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। क्या हम देखते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कली मेटल greater than electron affinity of alkaline earth metal। यानी एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों? ये आप ध्यान दीजिए कि एल्कली मेटल के केस में, अगर हम एल्कली मेटल की केस देखते हैं कि ये आपका NS1 ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये NS2 बनना चाहता है, यानी हाफ फील्ड कन्वर्ट होना चाहता है फुल फील्ड में। तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव आराम से कर लेता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट ऑफ NS2 बी easily show इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव रहेगा, वो इजी वे में हो जाएगा। क्लियर? बट अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, किसकी बात करें? एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो यहां पर NS2 आपका क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NS2 NP1 होगा, यानी फुलफिल्ड ऑर्बिटल की फुलफिल्ड डिस्टेबलाइज हो जाता है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्टर्ब्ड, आप कह सकते हो। यहाँ आप कह सकते हो कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्टर्ब्ड। और इस डिस्टर्बिंग के लिए क्या होगा? यहाँ पर आप ये देखोगे, यहाँ पर जो कह सकते हो आपके जो इंथैल्पी चेंज होगी, क्या होगी? इंथैल्पी चेंज, वो पॉजिटिव आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पर हम इंथैल्पी चेंज लिखें, इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H की वैल्यू, एक्सोथर्मी को हम इंथैल्पी चेंज से यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है और यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। इसलिए आप कहोगे कि एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है? वो बड़ा आ रहा है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या हो रही है? वो छोटी हो रही है। ठीक है, अब कुछ और भी एक्सेप्शंस को हम देख लेते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? ऐसे ही कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फास्फोरस। ऐसे ही कर सकते हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक। बट ये चीज़ नहीं एक्सप्रेस होगा कहाँ पर? कहाँ नहीं एक्सप्रेस होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बिस्मिथ। यानी ये एक्सेप्शंस नहीं है, ये एक्सेप्शंस नहीं है। तो यहाँ पर भी आप ये देखिए
कि अगर हम इस केस की बात करें तो ये NS2 NP2 आपका चेंज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, NS2 NP3 ये हाफ फील्ड हो जाता है। हाफ फील्ड अचीवमेंट आसानी से ये कर लेगा। और ये आपका क्या होगा, दूसरा नाइट्रोजन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये 14th ग्रुप। और अगर हम 15th ग्रुप की बात करें तो ये आपका NS2 NP3 आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NS2 NP3 के बजाय NP4 होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब्ड हो रहा है। और डिस्टर्बिंग के कारण क्या होगा कि यहाँ पर भी आप ये देखोगे एंथैल्पी चेंज जो हो गई वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस आप ये ध्यान दीजिए। ये किस में एक्सेप्शंस है, ये आपके पीरियड में एक्सेप्शंस मैं बता रहा हूँ। कुछ हम ग्रुप के एक्सेप्शंस बता देते हैं। इन ग्रुप में आप ये ध्यान दीजिए, ग्रुप में रेगुलर ट्रेंड तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट आप ये देखोगे ग्रुप में, याद रखिएगा, पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन इट्स थर्ड पीरियड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन इट्स थर्ड पीरियड। जैसे आप ये कहोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये कुछ पी ब्लॉक के मेंबर्स के एक्सेप्शंस हैं। तो आप जानिए पी ब्लॉक के सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन होगी उसके थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इसका रीज़न हम ये बताते हैं कि सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं उनकी साइज़ जो होती है बहुत छोटी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो उसके साइज़ के एक्सटेंशन में। रीज़न इसका आप जानिए, रीज़न आपसे पूछा भी जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप जानिए कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपके 11th के टॉपिक 12th में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, रीज़न इसका क्या बताते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड मेंबर elements atom when single electron added then its size change into its double। यानी इसकी साइज अप्रॉक्स इट्स डबल। ठीक, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन enhancing इट्स साइज। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके साइज को इन्हांस करने में यूटिलाइज हो जाता है, जिसके कारण उसका आयोनेशन एनर्जी जो होती है, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम हो जाती है।
रिलीज्ड अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्लियर, ये बात ध्यान दीजिएगा। या आप दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके एंट्री कराने में क्या होती है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी हमें यहाँ एंट्री कराने पे वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वर्क डन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी वहाँ पर कंज्यूम ज़्यादा हो गया, रिलीज्ड कम हो गया, तो डिफरेंस ऑफ देम क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कर सकते हैं कि छोटी हो जाती है सेकंड पीरियड की, जबकि जनरली हमने क्या बताया कि ग्रुप में डिक्रीज करती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है सेकंड पीरियड टू थर्ड पीरियड में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसके भी अफेक्टिंग फैक्टर जो होंगे, यानी यहाँ पर भी अफेक्टिंग फैक्टर लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी हुई होगी। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो रेडियस के साइज, रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ एटम जो होती है उसके इन्वर्सली चलता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली चलता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर। एक और भी बात हम आपको बता दें यहाँ पर नोट करके, जनरली इंथैल्पी चेंज जो होती है मोस्ट ऑफ एलिमेंट की निगेटिव होती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज होती है, इंथैल्पी चेंज होती है बी नेगेटिव, बट सम ऑफ देम बी पॉजिटिव, बट सम ऑफ देम, वो कौन कौन, एग्जाम्पल आप कर सकते हो, इनर्ट गैस, क्लियर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन ओनली, यानी नाइट्रोजन फैमिली नहीं, नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या हो जाती है उसकी, पॉजिटिव हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग कल नेक्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन को देखें। एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर था इन कंप्यूटेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक, और दूसरा हमारा सेल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में था। ठीक है, इन दोनों एप्लीकेशनों को हमने देखा और उससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, यानी कैसे हम डिसाइड कर लेंगे कि कोई सेल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन। यानी कि सेल रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन को हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स के टर्मिनोलॉजी को देखेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, जैसे हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर किसी भी सेल का ईएमएफ वैल्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है, वो चेंज रहता है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को हम लोग रिलेट करते हैं, उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप
स्टार्ट करते हैं। द वेरिएशन ऑफ EMF of a cell, EMF of a cell with temperature has been explained in terms of Gibbs-Helmholtz इक्वेशन। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के हेल्प से हम डिफरेंट टेम्परेचर पर वेरिएशन ऑफ EMF को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इन ब्रैकेट स्मॉल डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। अब इसी के हेल्प से ही हम लोग EMF ऑफ सेल को एक्सप्लेन करेंगे। वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE होता है। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या होगा? माइनस NFE इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इन ब्रैकेट डेल NFE अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा कुछ हम लोग देख लेंगे। क्लियर? यह है ना? सॉरी, यहाँ पर माइनस, ये आपका क्या होगा? माइनस होगा, माइनस NFE। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। इस N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, F फैराडे कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा यही मिल जाता है, डेल्टा एच माइनस NF T इन ब्रैकेट डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा कुछ हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड में कर लेते हैं या इसको इस साइड में कर लेते हैं, तो यही वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? इसको इस साइड में करेंगे तो ये माइनस जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू NFT इन ब्रैकेट डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस NFE। यहाँ से अगर हम NF को कॉमन कर लें, NF को क्या कर लें? कॉमन कर लें, तो ये फॉर्मूला हमारा मिलेगा NF, ये बाहर हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट T स्मॉल ब्रैकेट डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर बचेगा क्या? E बचेगा। यानी डेल्टा H इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वेयर डेल E अपॉन डेल टी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे ही आप बोलते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। क्या बोलते हो? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF, यानी EMF ऑफ सेल का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिंस वी नो दैट डेल्टा एच का रिलेशन हम एंट्रोपी से अगर करें तो ये हमारा मिलता है डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक फार्मूला और है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऐसा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
क्लियर। अब अगर हम इस इक्वेशन को, अगर इक्वेशन इसको मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर इसको मान लूँ, या सॉरी सेकंड इसको मान लूँ, इक्वेशन इसको मान लूँ थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम रिलेट करें तो डेल्टा जी डेल्टा जी, डेल्टा एच, और ये आपका क्या होगा, निगेटिव के फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ। तो विद इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर इसको फर्स्ट के रिस्पेक्ट में करें तो टी भी है, यहाँ भी माइनस टी है, तो माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, इन ब्रैकेट डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल्टा एच ही रहेगा, डेल्टा जी रहेगा, ये प्लस टी है, ये माइनस टी है, तो इस टी से टी कैंसिल कर दूं मैं, टी को मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट फैक्टर ही है, तो डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ही लिख दें तो यही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट माइनस एन एफ ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। अब ये माइनस बाहर अगर मैं निकाल लूँ तो इसी को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस एन एफ, ऐसे मैंने बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एन एफ बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या हुआ, डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे मिल जाएगा। तो माइनस डेल्टा एस हुआ, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो कुछ इस फॉर्म में हो गया। अब इसी को अगर हम ऐसे कर दें, डेल्टा एस अपान एन एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल ई अपान डेल टी को ही आप क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट फैक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट फैक्टर या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला हमारा क्या है, एंट्रोपी चेंज अपॉन एन एफ हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, ये इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, यानी ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर, ये समझ में आई बात। अब इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन जो है उसको हम गिब्स हेल्मोंट्ज़ इक्वेशन, ये हमारा गिब्स हेल्मोंट्ज़ इक्वेशन है, इसके हेल्प से ही हमने एक्सटेंड किया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इन ब्रैकेट डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, अगर हम यहाँ पर वैल्यू दोनों जगह पे पुट कर दें तो वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको एन एफ को एक साइड में कर देते हैं, इन पूरी साइड को इसको अगर एक साइड में कर देते हैं तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ टी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी माइनस एन एफ ई हो जाएगा। अब एन एफ यहाँ पर दोनों जगहों पर है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट में टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी माइनस ई हो जाएगा, ये इक्वेशन। और वेयर इसे डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी को ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। अब इसी को अगर हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, हाँ इक्वलाइज करते हैं, तो हमें मिल जाता है माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। अब इस डेल जी की वैल्यू अगर हम एन एफ ई लिख देते हैं माइनस एन एफ ई, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ स्क्वायर ब्रैकेट
डेल ई अपन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी हो जाएगा ये। अब ये डेल्टा एस, तो इस एन एफ को यहाँ पर चेंज कर दें तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल एस अपन एन एफ इज इक्वल टू डेल ई अपन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी। और डेल ई अपन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी को ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव होती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द ईएमएफ ऑफ सेल, द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, वो सेल हमारा क्या है, जिंक आयन। तो देखिए ये जिंक, आपका जिंक आयन में साल्ट ब्रिज, क्यूप्रिक आयन, कॉपर में, क्लियर, दिस विल बी एनोडिक रिएक्शन, दिस विल बी कैथोडिक रिएक्शन हो गया। हाँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.03 वोल्ट, इज 0.03 volt, clear, and the temperature coefficient of EMF is minus 1.4 into 10 to power minus 4, minus 1.4 into 10 to power minus 4 volt, ठीक है, पर डिग्री। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये हुआ। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, heat of reaction for the change taking place, for the change taking place inside the cell, clear, inside the cell। यानी इस क्वेश्चन में हमसे, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ वैल्यू दी गई है, ईएमएफ वैल्यू दी गई है, और हमसे और क्या दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है। हमसे पूछा क्या है, ईएमएफ वैल्यू दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईएमएफ वैल्यू दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है ना, यानी कि ई की वैल्यू दी गई है, क्या दिया है, 0.03 वोल्ट दिया है, और क्या दिया हुआ है, डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1.4 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट पर डिग्री, ये दिया हुआ है। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम अगर करें तो 298 केल्विन इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर पूछा है डेल्टा एच के बारे में, हीट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछा है, डेल्टा एच के बारे में पूछा गया है। और इस सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। फैराडे कांस्टेंट वैल्यू वो आप जानते ही हैं, 96500 कूलम होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिवन पॉइंट है, क्लियर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा डेल एच के लिए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा इक्वेशन थर्ड, अगर हम देखें इक्वेशन थर्ड को, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, क्या प्लॉट हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा, एन एफ इन ब्रैकेट टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी माइनस ई, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर प्लॉट होगा। एन एफ यानी कि 2 इंटू 96500, यही होगा हमारा, है कि नहीं। फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट में टेम्परेचर 298, क्लियर, इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या दिया है, -1.4 इंटू 10 टू पावर -4, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस
अब ई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.03 वोल्ट, 0.03 वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमारा आ जाएगा 13842 जूल आ जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते क्या है, -1.3842 इंटू 10⁴। तो देखिए ये जूल लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या 13.842 किलो जूल, ऐसा कुछ लिख लेंगे। क्लियर, ये रहा इससे रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका जो है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। टू डिसाइड spontaneity ऑफ सेल रिएक्शन। कोई सेल रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होता है। तो आप ये जानिए, कोई भी सेल रिएक्शन अगर हम देख रहे हैं तो एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि जब सेल रिएक्शन का जो ई सेल वैल्यू हो, यानी कि उसका कह सकते हैं कि ईएमएफ वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप एक चीज़ आप जानिएगा, इसमें फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन, E naught of cell बी पॉजिटिव, यानी कि जब ई नॉट सेल की ई नॉट सेल वैल्यू जो होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप बोलते हो, वो पॉजिटिव होगा, तभी वो आपका सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे क्वेश्चन को हम ले लें तो वो और अच्छी तरीके से होगा। ये देखिए, ई नॉट ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन एज E naught of some elements are given as क्लियर, वो क्या दिया हुआ है, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2I माइनस, E नॉट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, +0.54 वोल्ट। क्लियर, फिर दिया हुआ है MnO4 माइनस +8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn डाई पॉजिटिव +4s2O। इसका ई नॉट भी दिया हुआ है +1.52 वोल्ट। Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe डाई पॉजिटिव। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर भी गिवन है +0.77 वोल्ट। Sn टेट्रा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, Sn डाई पॉजिटिव। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 वोल्ट। क्लियर, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कह रहा है कि ए पॉइंट सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडेंट। पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट reductant and oxidant। फिर दूसरा हमें ये देखना है कि सेलेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
ठीक, select the spontaneous reaction from the changes given below. ये क्या है चेंजेस? SN टेट्रा पॉजिटिव प्लस Fe डाई पॉजिटिव, SN डाई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव। फिर दूसरा दिया हुआ है 2Fe डाई पॉजिटिव, I2 2Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 2I माइनस। फिर थर्ड दिया हुआ है SN टेट्रा पॉजिटिव प्लस 2I माइनस, SN डाई पॉजिटिव, I2। ठीक, इनमें हम देखते हैं। तो अब पहले हम ये जानें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें, इसको देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट की बात करें तो रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का पहले मीन्स आप जान जाइए कि क्या होगा। ये रिडक्टेंट का मीन्स क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू जो गिवन यहाँ पर है, ई नॉट की वैल्यू जो गिवन यहाँ पर है वो क्या है? जैसे आप एक चीज़ आप देखिए, I2 से I माइनस बन रहा है। अच्छा, पहले आप जानिए कि रिडक्टेंट क्या होगा और ऑक्सीडेंट क्या होगा। ठीक है, रिडक्टेंट का मतलब हुआ कि सबसे पहले इसको आप जानिए कि रिडक्टेंट का मीन्स क्या हुआ। रिडक्टेंट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो अच्छे से रिड्यूस कर दे। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेंट का मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? एक और भी बात आप यहां पर जानिए कि किसी भी स्पॉन्टेनिटी के लिए पॉजिटिव का होना, पॉजिटिव का होना यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो उसका ई नॉट वैल्यू बड़ा हो। तो आप ये जानिए ई नॉट वैल्यू से क्या रिलेशन होता है, रिडक्टेंट पावर is inversely proportional to SRP value, standard reductant potential value। SRP यानी रिड्यूस करने पे रिडक्शन रिएक्शन में जो पोटेंशियल वैल्यू डेवलप होता है, रिडक्शन रिएक्शन में जो पोटेंशियल वैल्यू डेवलप होता है उसकी को SRP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SRP। ठीक है, ये SRP रिडक्टेंट पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑक्सीडेंट पावर के क्या होंगे, ऑक्सीडेंट पावर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा SRP के। ठीक है, इसी को आप इन्वर्सली ऐसे बोल सकते हो कि SOP की क्या होगा, ये रिडक्टेंट पावर डायरेक्टली होगा और ऑक्सीडेंट पावर SOP की क्या होगा, ठीक है, इन्वर्सली होगा, जस्ट अपोजिट चलेगा। तो अब हम एक एक को देखते हैं। जैसे आप ये जानिए, ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है, यानी यहाँ पर ये पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। और यहाँ पर आप देखिए ये भी आपका रिडक्शन है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। ये रिएक्शन भी क्या है, रिडक्शन है, ये वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूसिंग पोटेंशियल वैल्यू होगी। और ये रिएक्शन भी क्या है, रिडक्शन है, ये भी वैल्यू है हुई। तो आप ये जानिए जिसका SRP सबसे छोटा होगा वो अच्छा रिडक्टेंट पावर रखेगा। तो सबसे छोटा SRP किसके पास है, सबसे छोटा SRP किसके पास है, इसके पास है 0.1 है, इसके पास 0.7 है,
इसके पास आपका क्या है +1.52 है, इसके पास क्या है 0.54 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो सबके रिडक्टेंट पोटेंशियल वैल्यू गिवन है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है, इसका है। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो देखो बेटा कि यहाँ पर क्या होगा कि इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये सबसे बड़ा आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, SN डाई पॉजिटिव। तो वीकेस्ट यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट होगा, उसका वीकेस्ट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट होगा। क्लियर, तो वीकेस्ट ऑक्सीडेंट उल्टा कॉन्जुगेट होता है, क्या हो जाएगा, SN टेट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखिए कि SRP वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है, SRP वैल्यू सबसे बड़ी है इस पॉइंट की। क्लियर, SRP वैल्यू इसके सबसे बड़ी है, 1.52 आ रही है, क्या आ रही है, 1.52 आ रही है। तो अब आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट वो हो जाएगा आपका MnO4 माइनस, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो वीकेस्ट रिडक्टेंट हो जाएगा। ये भी आप जानिए, जिसका रिएक्टेंट मतलब कि नेचर होती है ये कि अगर मोर इज द टेंडेंसी फॉर रिडक्शन और स्ट्रॉन्गर इज ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये चीज आप जानिएगा। और एक और भी चीज आप जानिएगा कि अगर स्ट्रॉन्गर इज ऑक्सीडेंट होगा तो वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट रिडक्टेंट होगा, यानी उसका कॉन्जुगेट रिडक्टेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, वीक होगा। अगर उसका रिएक्टेंट स्ट्रॉन्गर हो गया तो उसका कॉन्जुगेट यानी प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमसे स्पॉन्टेनिटी के लिए कह रहा है। अगर हम यहाँ पर इस सेल रिएक्शन के लिए देखें, सेकेंड पार्ट को, बी पार्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, SN टेट्रा पॉजिटिव, 2Fe डाई पॉजिटिव, SN डाई पॉजिटिव, 2Fe ट्राई पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी ये एनोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया ना। E0 सेल की बात करें हम तो E एनोड प्लस E कैथोड की बात करेंगे हम। क्लियर, E एनोड प्लस E कैथोड की बात करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हम SRP के रिस्पेक्ट में हम देखें कि एनोड क्या है हमारा, दिस वैल्यू है। इसकी अगर हम SRP वैल्यू रखें, इसके SRP वैल्यू क्या होगा, यानी Fe डाई पॉजिटिव, इसके SRP वैल्यू ये देखिए दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है ना। SRP वैल्यू 0.77 वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पर रिडक्शन होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम इसकी वैल्यू ऑक्सीडेंट पोटेंशियल वैल्यू अगर रखें तो ये ऑक्सीडेंट पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.77 होगा। और प्लस कैथोड आपका SN टेट्रा पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी रिडक्टेंट, रिडक्शन हो रहा तो यही वैल्यू होगी, तो 0.1 वैल्यू। अब ये माइनस वैल्यू बड़ा है और प्लस वैल्यू क्या है, छोटा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.67। और ये निगेटिव हुआ तो यानी क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा,
ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या हो गया कि इस सेल रिएक्शन के लिए, इस सेल रिएक्शन के लिए क्या हो गया कि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी ये अपने आप नहीं होगा। ठीक, अब हम दूसरे रिएक्शन को देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे रिएक्शन को देख लेते हैं। क्लियर? अब हम लोग दूसरे रिएक्शन को देखिए। अब हमारा दूसरा रिएक्शन है, जो हमारा दूसरा रिएक्शन है 2Fe डाई पॉजिटिव प्लस I2 एरो 2Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 2I माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन। यानी ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। तो यहाँ पर ई नॉट सेल की अगर वैल्यू निकालोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनोड की वैल्यू, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू। अब इसके ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू Fe डाई पॉजिटिव की ट्राई पॉजिटिव में, इसका देखिए कि ये अगर इसका रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू 0.77 है तो इसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा? माइनस हो जाएगा, हो जाएगा -0.77 प्लस। अब I2 से I माइनस, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ई नॉट सेल की वैल्यू, ये आपका रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है +0.54। क्या दिया हुआ है? +0.54, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 0.54 हो गया। इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी 0.23, और ये भी आपका क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, अब अगर हम तीसरे रिएक्शन को देख लें, थर्ड रिएक्शन को, जो थर्ड रिएक्शन हमारा क्या है? थर्ड रिएक्शन वो हमारा है Sn डाई पॉजिटिव प्लस I2 एरो Sn टेट्रा पॉजिटिव 2I माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, हो गया। अब ई नॉट सेल की वैल्यू अगर हम देखें, ये एनोड का हुआ, ये कैथोड हुआ। ठीक है, ए नोट सेल की वैल्यू देखें, एनोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन ये वैल्यू क्या हो गया? Sn का, इसकी वैल्यू जो होगी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन ही है, और गिवन क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू -0.1 हो जाएगा। प्लस अब आयोडीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है क्या है? वो +0.54, 0.54। अब ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? +0.44। क्या वैल्यू आ जाएगी? +0.44। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। एक चीज़ आप देखिए कि ई नॉट सेल की वैल्यू, हम जो वैल्यू देख रहे हो कि इसके Sn डाई पॉजिटिव, Sn टेट्रा पॉजिटिव, इसको हम यहाँ निगेटिव जबकि गिवन है आपका पॉजिटिव में, तो वो पॉजिटिव में तब है जब वो Sn टेट्रा पॉजिटिव Sn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो Sn डाई पॉजिटिव को Sn टेट्रा पॉजिटिव, तो उसका साइन बदल जाता है। ये आपका ऑक्सीडेशन है, वहाँ गिवन रिडक्शन का दिया हुआ है, रिडक्शन के रिएक्शन के थ्रू पोटेंशियल दिया है, तो वो रिडक्टिव पोटेंशियल है, और यहाँ हमें पुट करना होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि आप जानते हैं एनोड का रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। यानी कि आप ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू आप लिखते हो, तो आप लिखते यही हो कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपका एनोड का रिएक्शन, ये आपका कैथोड का रिएक्शन, ऐसे लिखते हो। जो बुक में लिखा रहता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वो ई कैथोड माइनस ई एनोड जो लिखा रहता है वो टोटली रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है। किसके रिस्पेक्ट में लिखा रहता है? रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये रहा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक बजाओ नहीं आप लोग।